नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में चरम पर चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री ने राज्य की बदहाली के लिए महागठबंधन को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस उपाध्यक्ष का नरेंद्र मोदी पर गुमराह करने का आरोप। 40 दिन बाद खुली भारत नेपाल सीमा। मधेसियों पर लाठीचार्ज में एक की मौत, कई जख्मी। भारत ने जताई चिंता। भारत और इंडोनेशिया के बीच अक्षय ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर। प्रत्यर्पण सदी में देरी से छोटा राजन की वापसी पर असर नहीं। मनरेगा पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मजदूरों के 3100 करोड़ रुपए बकाये का आरोप। कोर्ट ने दिया समय पर मजदूरी देने का निर्देश। पूर्व सैनिकों के बाद अब पूर्व अर्धसैनिकों ने खोला मोर्चा। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग। 3 दिन तक जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। और आइए देखते हैं पहली खबर। नेपाल में सुरक्षा बलों ने आज बीरगंज रक्सौल सीमा को खोल दिया। इस दौरान हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। भारत ने सीमा पर हुई गोलीबारी पर चिंता जाहिर की। सरकार और मधेसी नेताओं की बातचीत नाकाम होने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया था। सीमा खुलने से ट्रकों की आवाजाही अब कुछ बहाल हो गई है। 40 दिनों से बंद पड़ा बीरगंज रक्सौल बॉर्डर सोमवार को खुल गया। हालांकि सीमा पर बैठे मधेसी आंदोलनकारियों को हटाने के लिए नेपाली सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। इस रास्ते से करीब 70% द्विपक्षीय कारोबार होता है। यहाँ पे मधेसी लोग जो थे पिछले करीब 1-1.5 महीने से बैठे हुए, तो उनको जो है नेपाल साइड से हटाया गया। नेपाल साइड से कार्रवाई की गई है। तो उसके बाद से आज सुबह से गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर में तो कोई दिक्कत है नहीं। सीमा खुलने के बाद सामान से लदे करीब 170 ट्रक नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। हालांकि भारतीय सीमा से नेपाल में किसी ट्रक ने प्रवेश नहीं किया है। आवाजाही से ट्रक चालकों ने राहत की सांस ली है। 3 महीने हो गए यहाँ नेपाल में आए हुए, फंस गए थे जाम के कारण। आज हम इंडिया में बहुत आके खुशी हुए हैं, जा रहे अपना परिवार से मिलने के लिए। बहुत हमें खुशी हो रहा इस बात सुन के कि आज जो बॉर्डर खुल गया है। इधर मधेसी समुदाय ने सरकार पर दमन का आरोप लगाया है। फिर सुबह में एक बैग लोग सोए हुए थे 5 बजे के करीब में, 4:45 बजे। इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा की तादाद में नेपाली फोर्स यहाँ आया, बंदूक लेके आया, लाठी लेकर के आया। वो सशस्त्र फोर्स था। आकर के शुरू से ही टेंट में जो सोए हुए लोग थे उन लोगों को लात से और लाठी से मारने लगे। मधेसी समुदाय सितंबर में अपनाए गए नए संविधान का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि नया संविधान उनके हितों के खिलाफ है। इस आंदोलन में अब तक 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंदोलन की वजह से नेपाल में जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित थी, जिससे नेपाल में ईंधन का संकट गहरा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच भारत में नेपाल के राजदूत दीपाध्याय ने सीमा पर हुई हिंसा पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। पहले ही हम लोग को इसको सुलझाना है, जल्द से जल्द गंभीरता पूर्वक छलफल करके हम जैसे यानी पॉलिटिकली डोमेस्टिक जो हमारा राजनीतिक समस्या है उसको जैसे पार्टियों से सुलझाने के प्रयास सरकार को करना है, सरकार करेगा। और साथ साथ में जैसे यानी बायलैटरल हमारी इशू जो भारत और नेपाल के बीच में जो भी है उसको भी हम बैठ के जैसे यानी इसको सकारात्मक हिसाब से इसको जल्द से जल्द सुलझाएं। यही हमारे ख्याल से दोनों देशों के हित में होगा। तो भारत नेपाल सीमा पर जो कुछ हुआ उसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से हैंडल किया गया है भारत की ओर से, मैं ये की प्रतिक्रिया देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई नाराज़गी भी जताई है और कहा कि जिस तरीके से हैंडलिंग हुई है ये एक ठीक कदम नहीं। एक भारतीय शख्स की मौत, वहाँ पर मौत भी हुई है। मामला बिल्कुल गंभीर है। देखिए 40 दिन से ज़्यादा मधेसी एजिटेशन चल रहा है। ये पहला मधेसी एजिटेशन नहीं है। 2007 में भी हुआ था, जिसके बाद फरवरी 2008 में लिखित एग्रीमेंट हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय जो थे गिरिजा प्रसाद कोइराला और 3 मेन मधेसी लीडर जो थे महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो और उपेंद्र यादव, जिसमें मधेसी के जो मांगे थी, जो कि सही मांगे थी,
उनके भविष्य का, उनके नए संविधान जो होगा उनमें उनके हक का, जो कि सदियों से, सैकड़ों सालों से उनको डिनाई किया गया था। उसके बाद जब ये नया संविधान मेरे ख्याल से थोड़े जल्दी में, 7 साल तो कुछ नहीं हुआ था इस संविधान का, उसके बाद थोड़े जल्दी में इस तरह का संविधान बनाया गया जिसमें मधेशी लोग फील करते हैं कि उनका जो हित है, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बोला, उनके हित में नहीं है, क्योंकि जो एश्योरेंसेस उनको दिए गए थे वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो थे वो नए संविधान में निकाल दिए गए हैं। अब मधेश लोग एजिटेट कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना हक चाहिए। वो भी आंदोलन में थे, वो भी नेपाली हैं। अब नेपाल के राजदूत ने जो अभी कहा कि दोनों देशों के बीच में बातचीत करने की, ये देखिए मैं उनकी कदर करता हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं राजदूत होते हुए कि मधेश में जो हो रहा है वो हल हो जाए, लेकिन ये एक्चुअली बायलैटरल मामला नहीं है एज फार एज द प्रॉब्लम इज कंसर्न। ये नेपाल जो गेंद है वो नेपाल के कोर्ट में है पूरी तरह से। हमने बार बार, हमारी सरकार ने नेपाल से कहा है, अभी नहीं बहुत कई बार कहा है कि आपके अंदरूनी मामला में हमको कोई रुचि नहीं है दखल देने की, लेकिन मधेश में अगर एजिटेशन होगा, दंगा फसाद होगा, क्योंकि मधेश ये सोचती है कि आप लोग मधेश का जो हक है वो नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारा ओपन बॉर्डर जो है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो इस तरफ आ जाता है। बस इतना ही हमारा वो है। और जो ब्लॉकेड की बात हो रही है वो साफ जाहिर है, सोशल मीडिया में हजारों वीडियो घूम रहे हैं, वो मधेशी एजिटेशन की वजह से ट्रक्स रोके गए हैं, इंडिया की तरफ से ब्लॉकेड नहीं है। मैं इसी सवाल के साथ रुक रहा हूँ। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ विवेक बहादुर थापा साहब, जो कि नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री हैं। थापा साहब, जिस तरीके से आज घटनाक्रम हुआ है भारत नेपाल बॉर्डर पर, और वहाँ पर एक शख्स की मौत की खबर है, लेकिन क्या वाकई हैंडलिंग के लिहाज से आप कहेंगे एक ठीक कदम है, या फिर जिस तरीके का एजिटेशन चल रहा था उनको बलपूर्वक अगर शांत कराने के बाद रास्ते खोलने के प्रयास होंगे, तो क्या ये एक सकारात्मक कदम आप देखते हैं? Can I speak in English? Yeah, sure, sir. Yeah. Well, what is happening is most unfortunate. It's not good for India. It's not good for Nepal. Nepalese are suffering in a very large scale. The entrepreneurs and traders at both ends, are the losers, and the people are, sort of in agony. So I think what we should do is to stress on continued dialogue until we reach an agreement and understanding. What is happening is we are talking past each other. We are propagating, respective points of view. And the agitation that is taking place is internal Nepalese, and in Nepal should be allowed to, sort of resort to a course that leads to a solution without any, pressure from anywhere. I think the whole picture is somewhat mixed, and we are not being totally honest with each other. And that is, that to me is the crux of the problem, because it's just, for the last month and a half, the Nepalese people are suffering from acute lack of fuel, lack of gas, lack of medicine. बिल्कुल ये प्रॉब्लम है थापा साहब। और जिस तरीके से मैं कहूँ कि आरोप भी लग रहा था कि कुछ लोगों ने, वहाँ पर नेताओं ने कहा कि भारत की ओर से रोकने के प्रयास हैं, लेकिन सीमा पर जो वास्तविक हालात हैं उसमें साफ दिखता है कि यहाँ से लोग जाने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि क्लियरेंस नहीं है वहाँ पर इतना ज़्यादा, इस वक्त एक फियर फैक्टर जिसके चलते शायद वो लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। एक आखिरी सवाल सर शंकर साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा था, आज भी जो ट्रक हमने देखा वहाँ से निकल रहे थे, बड़े राहत महसूस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम काफ़ी दिन से फंसे हुए थे, यानी कि हालात जो दिखाने की कोशिश, क्यों ऐसा हो रहा है, या क्यों ऐसी कोशिश हो रही है कि वो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से सप्लाई को रोकने की कोशिश है, या भारत स्टेशन को कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहा है? देखिए, मामला बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो दंगा फसाद हो रहा है मधेश में, मधेशियों का है, थारू लोगों का है, जनजातियों का है, खासकर मधेशियों का है। इसमें इसके कारण हैं नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इसमें भारतवर्ष का कोई न कोई रोल था, और ना हम चाहते हैं कोई रोल हो। लेकिन जब मधेश जो भारत से जुड़ा हुआ है, एक ओपन बॉर्डर है, आना जाना हजारों लोगों का हर रोज चला रहता है,
तो उसमें जब दंगा फसाद होता है, और अभी ये देखिए जो एक शख्स इंडियन नेशनल जो मारे गए, ये एक उदाहरण है, एक मिसाल है। इस तरह के और बाकी भी काफ़ी सिक्योरिटी के मामले हैं जो कि हमारे तरफ स्पिल ओवर होता है। थापा साहब जो कह रहे थे, बस उनका मैं सहमति नहीं करता हूँ, असहमत हूँ। सिर्फ एक बात वो सही कह रहे थे कि ये नेपाल का इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन नेपाल के पॉलिटी में ये साफ साफ कहना चाहिए, जब उनका इंटरनल प्रॉब्लम होता है, अब सत्ता के लिए अब जो 3 पार्टियां हैं उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, सारा नेपाल जानता है। और मधेश इस बार अपना हक लेके रहेगा, उन्होंने साफ कह दिया है। तो इसमें भारत दाखिल नहीं होना चाहता है। इंटरनल पॉलिटिक्स में भारत को निशाना बना, इंटरनल पॉलिटिक्स में हमेशा काठमांडू के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें दोष भारतवर्ष की तरफ लगाने का आदत है, परंपरा है। बहुत आसान है कि दोष बड़े भाई को, बिग ब्रदर को दे दिया जाए, लेकिन इसमें हर एक नेपाली जानता है कि ये प्रॉब्लम नेपाल का है। नेपाल का संविधान को थोड़ा सुधारना पड़ेगा ताकि मधेशियों के जो हक हैं, सही हक हैं, वो दे दिया जाए। उस समय एजिटेशन खत्म होगा और भारतवर्ष संतुष्ट हो जाएगा। हमें कोई और हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे वहां पर बायलैटरल विजिट में, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि संविधान जो बनाया जाए वो एक फूल जैसा हो जिसमें सबको शामिल किया जाए। वक्त की कमी है, इसलिए चर्चा को रोकना होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शंकर साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। थैंक यू। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर, प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक, देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के इंडोनेशिया दौरे पर आज दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में 2 OMU हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही आतंकवाद से निपटने और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी अहम बातचीत हुई है। इंडोनेशिया की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने के चलते प्रत्यर्पण संधि लागू करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के आदान प्रदान का काम नहीं हो सका। यात्रा के दूसरे दिन जकार्ता में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति मोहम्मद यूसुफ कल्ला की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत की। आतंकवाद से लड़ने और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। We have also discussed the possibility of expanding our cooperation in the field of defense and counter-terrorism through intensification of our existing mechanisms. We share similar positions on global and regional issues including climate change and maritime security and freedom of seas in the South China Sea. इसके बाद दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनी ढांचा बनाने पर सहमति बनी। भारत और इंडोनेशिया के बीच फिलहाल $20 बिलियन का व्यापार होता है, लेकिन इसमें भारत का शेयर कम है। माना यह जा रहा है कि तमाम और मुद्दों के अलावा इस बार जो बायलैटरल मीटिंग हुई उसमें सबसे ज्यादा फोकस भारत का व्यापार बढ़ाने पर रहा। भारत इंडोनेशिया के बीच अक्षय ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में 2 करार हुए। उपराष्ट्रपति ने इसे कार्बन उत्सर्जन कम करने की ओर उठाया गया कदम बताया। India and Indonesia have committed themselves to reduce carbon emission by 35% and 29% respectively by the year 2030. Indonesia is the largest ASEAN member and India looks forward to its continued support
as we move towards increasing our engagement with ASEAN member states. हालांकि प्रत्यर्पण संधि पर दस्तावेजों का आदान प्रदान नहीं हो सका, लेकिन इससे छोटा राजन को भारत लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Presume and we act on the basis that the treaty is enforced. If required, we will be able to use it. उपराष्ट्रपति ने शाम को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात की। अमृता राय, राज्यसभा टीवी, इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती असहनशीलता के मुद्दे पर घिरी केंद्र सरकार का बचाव किया है। बिहार में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने सिख दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को सहिष्णुता पर बोलने का अधिकार नहीं। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करार दिया। देश में घटती सहनशीलता के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर पलटवार किया। बिहार में पूर्णिया में चुनावी रैली में उन्होंने 1984 के दंगों का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को सहनशीलता पर बोलने का अधिकार नहीं है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन सिखों का कत्लेआम चल रहा था। कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर 1984 के दंगों का जिक्र छेड़ राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री राजनीतिक कटुता को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये जवाब उन सब लोगों को देना, केवल ये एक 31 साल पहले की त्रासदी का जिक्र करके वो अपने संवैधानिक कर्तव्य से और नैतिक कर्तव्य से मुक्ति नहीं पा सकते। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने भी इस मुद्दे पर पुरस्कार लौटाने वालों की आलोचना की है। Some of these people have been opposing Modi ji even before. These people's heart did not bleed when Sikhs were massacred, when Kashmiri Pandits were thrown out, when opponents were hacked to death in Kerala. इससे पहले रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री का बचाव किया था और नरेंद्र मोदी को वैचारिक असहिष्णुता का शिकार बताया था। देश में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को निशाना बना रहा है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रभात बिहार चुनाव की बिहार चुनाव के आखिरी दौर के लिए सभी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज 3 रैलियां की। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार की राजनीति का आरोप लगाते हुए राज्य की बदहाली के लिए नीतीश और लालू को आड़े हाथ लिया, तो वहीं राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर झूठे वादों के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बिहार में आखिरी दौर के चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज पूरी ताकत झोंकते नजर आए। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया, फारबिसगंज और दरभंगा में रैलियां की। पूर्णिया में नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने बिहार की बदहाली के लिए नीतीश और लालू को कसूरवार ठहराया। पूरे चुनाव में न 25 साल के अपने काम का हिसाब दे रहे हैं, न आगे क्या काम करना चाहते हैं वो बताते हैं। वो दिन रात यही कहते हैं, मोदी बिहार क्यों आते हैं। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अररिया, पूर्णिया और कटिहार में चुनावी सभाएं की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन वाले नारे पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन को जिताने की अपील की। कोई है यहाँ पे जो कह सकता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे दिए? देखो, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी के लिए कभी यहाँ झूठ बोलते हैं, कभी 15 लाख दे दूंगा, कभी दाम कम कर दूंगा, कभी रोजगार दे दूंगा, कभी मेक इन इंडिया, कभी स्वच्छ भारत। बिहार में 4 दौर में अब तक 186 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आखिरी दौर में 5 नवंबर को सीमांचल और मिथिलांचल में पड़ने वाले 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कुल 827 उम्मीदवार हैं, जिनमें 58 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार की अंतिम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन को बिहार के पिछड़ेपन
और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों की बदौलत बिहार की जनता से वोट की अपील की। दरभंगा से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। भड़काऊ भाषणों पर अमित शाह, राहुल गांधी और लालू यादव को चुनाव आयोग के नोटिस पर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान विवादित बयानों पर फिर से सख्त रुख दिखाया है। ताजा मामला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयानों का है। आयोग ने तीनों नेताओं को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा है। बीजेपी और कांग्रेस इन नोटिसों पर एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। How Rahul Gandhi can use religion in his campaign when he uses word called Hindu and Muslims. Then secondly, Nitish Lalu ji has to also answer how he has commented on the Prime Minister as vampire, and also on Amit Shah ji that he's a man-eater. There is nothing wrong in that. That's a part of the political discourse. It is not an allegation. You have to go by the statements, by the ideology, by the manifestos over the years. It is not something which has happened overnight. आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आयोग को नोटिस का जवाब दिया जाएगा। जवाब देंगे, 4 दिन पहले जवाब दे देंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब आयोग ने विवादित बयानों का संज्ञान लिया है। बयानों को लेकर आयोग पार्टी के नेताओं को कई बार हिदायत दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार चुनाव से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण खबरें आप देख सकते हैं रात 7:30 बजे लोकतंत्र 2015 में। प्रभात उत्तर प्रदेश की जहां पर पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में मंत्रियों और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के कई रिश्तेदारों को हार का मुंह देखना पड़ा। मैनपुरी से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम यादव भी चुनाव हार गए हैं। उन पर बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप। 2 दर्जन मंत्रियों ने के परिजनों को चुनाव मैदान में उतारा गया था और इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI को 4 सीटें मिली हैं। राज्य में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पंचायत चुनाव के नतीजों को खासी अहमियत दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा में समय पर मजदूरी देने को कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को बिना किसी देरी के मजदूरों को पैसा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। याचिका में मनरेगा में समय पर मजदूरी न मिलने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा योजना की स्वतंत्र सोशल ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि मजदूरी के 3100 करोड़ रुपए बाकी हैं। साथ ही बताया गया है कि कई मजदूरों को काम भी नहीं मिल रहा जबकि वो मनरेगा के तहत पंजीकृत हैं। ऐसे मजदूरों को योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाए। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार एक बार फिर घिरती हुई दिख रही है। अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों ने इस बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये लोग वन रैंक वन पेंशन के अलावा बेहतर मेडिकल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। अपना हक लेकर रहेगा, बोलो अपना हक लेकर रहेगा। अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे ये सिपाही कभी सरहदों के निगहबान थे, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते ये लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। पेंशन में विसंगतियों को लेकर अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड सिपाहियों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध जताया और अपनी मांगे सामने रखीं। अभी एनडीए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री में बहुत जगह वायदा दे दिया, पैरामिलिट्री के बारे में हम सोच विचार करेंगे, तो वो सोच विचार हो जाएगा। हम प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, अगर नहीं है फिर हमने अगले मार्च में इंटरमिनेंट धरना बनाएंगे। अभी एक टोकन स्ट्राइक है 3 दिन के लिए। देश के दूरदराज इलाकों से आए ये सिपाही दरअसल सेना और अर्धसैनिक बलों को दी जाने वाली सहूलियतों में अंतर से खफा हैं। वन रैंक वन पेंशन, मेडिकल सुविधाएं जैसी तमाम मांगों को लेकर ये लोग 3 दिन तक धरने पर बैठेंगे। अगर एक जवान गोली छाती में खा के जो घर में लेके जाता है उनको कहते हैं डेड बॉडी, और डेड बॉडी और जो मटेरियल का दर्जा भी अभी तक नहीं दिया गया। यहाँ पे जो अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानते, हम आजीवन धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। इस धरने में CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB के रिटायर जवान शामिल हैं। वहीं सेना के पूर्व सिपाही मौजूदा वन रैंक वन पेंशन के प्रस्ताव के विरोध में अभी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिम्मेदारी, सामान और सुविधाओं में भेदभाव से नाखुश पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। वन रैंक वन पेंशन पर पेचीदगियों में फंसी सरकार के सामने इन जवानों का धरना चिंता का सबब बन सकता है। कैमरामैन अरविंद के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।